शुरुआत होती है और हम क्यूइंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। तो उसे देखकर कॉन्ग कहता है कि अच्छा बताओ कितने का ये नेकलेस है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, तुम जाके न्यू ले लेना। जिसपे कि क्यूइंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, वो वहीं पे रोने लगता है और कहती है कि कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है, उनके लिए तुम कितना भी पे कर दो फिर भी वो चीज़ें वापस नहीं मिल सकती। और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो बहुत रो रही होती है। वहाँ पर कॉन्ग को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा अपसेट है। अब वो वापस से अपने घर आ जाता है। वहाँ पर बैठ के वो सोच रहा था उसी के बारे में। वो सोचता है कि क्यों ना मैं क्यूइंग को कॉल ही कर लूँ और पूछ लूँ। पर जब वो कॉल करने वाला होता है तब भी वहाँ पे जुआन और बाकी के सारे प्लेयर्स आते हैं। वो लोग कहते हैं कि फांग अभी वापस जा रहा है, वो यहाँ से भी जा रहा है, जिससे कि कॉन्ग दौड़कर उसके पास में जाता है। वो फांग से पूछता है कि तुम अभी अभी इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, हम कुछ समय तो साथ रह सकते हैं ना। पर फांग कहता है कि नहीं, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊँ ताकि बाकी का कोई प्लेयर यहाँ पर आ सके, वो खेल सके। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि पर कुछ समय तो आप रुक जाओ हमारे साथ, इतनी जल्दी भी जाने की क्या ज़रूरत है। तो फांग वहाँ उसे समझाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि हम लोग एक बार चैंपियन ज़रूर बने, पर मैं कभी नहीं जीत पाया वो ट्रॉफ़ी। पर मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ज़रूर जीतोगे। वो उसे एक रिंग भी निकाल कर देता है जो कि वो हमेशा पहना करता था और उसका नेकलेस बनाकर उसके गले में डाल देता है। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्ग ज़रूर अपने देश के लिए ये चैम्पियनशिप जीत कर रहेगा। वहाँ पर कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे रोना भी आ रहा था। तभी बाकी के प्लेयर्स भी आ जाते हैं। वो सारे लोग भी वहाँ पर फांग को रोकने के लिए कह रहे होते हैं, पर फांग उन सभी लोगों को समझाता है कि उसका जाना ज़रूरी है और आगे जो भी नया प्लेयर आएगा ये सारे लोग उसके साथ में मिलकर काफ़ी अच्छे से खेलें। वहाँ पर जुआन भी बहुत रो रहा होता है, तो वो जुआन को समझाता है। फिर याओ से भी कहता है कि वो सबसे ज़्यादा सीनियर है और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए उसके जाने के बाद में वो अच्छे से टीम का ख्याल रखे। वहाँ पर वो लू को भी समझाता है और कहता है कि उसका स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। वो चाहता है कि ये टीम हमेशा एक साथ इसी तरह से अच्छे से खेले। और यहाँ पर वो सारे लोगों को बाय कहकर चला जाता है। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो अपना बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है और दूर एक ब्रिज पर जाकर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर वो बहुत रोता है और वो उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है कि कब वो फांग से मिला। दरअसल ये हमेशा इसी तरह से मैच खेला करता था, जहाँ कि एक दिन फांग इसे खेलते देखता है और अचानक से इसे ऑफ़र दे देता है कि ये साथ में आकर खेले, और तब से ये लोग हमेशा साथ में ही खेलते थे। इसके मन में फांग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी और अभी फांग जा रहा है तो कॉन्ग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम क्यूइंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है अपने नेकलेस को लेकर। तभी वहाँ पर ई उसके पास में आती है। वो उसे नूडल्स ला के देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे फेवरेट्स। वहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या हो गया, वो किस वजह से इतना ज़्यादा उदास है। क्यूइंग उसे कहती है कि कुछ भी नहीं, बस वो परेशान है। वहाँ पर ई उसे समझाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो बेवजह इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करे। और यहाँ पर क्यूइंग को भी उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अब हम मैनेजर को देखते हैं जो कि अभी कोच से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि फांग तो जा रहा है, पर वो जाने से पहले ये चाहता है कि कैप्टन की पोजीशन किसी और को नहीं बल्कि कॉन्ग को मिले, क्योंकि फांग को ऐसा लगता है कि कॉन्ग बहुत ही अच्छा कैप्टन बन सकता है और अगर वो कैप्टन बना तो टीम काफ़ी अच्छा करेगी। यहाँ पर मैनेजर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उसे तो प्रॉफिट चाहिए था और उसे पता था कि अगर कॉन्ग यहाँ पर कैप्टन बनेगा तो वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा बल्कि अपने टीम पर ही फोकस करेगा। यहाँ पर वो कोच से कहता है कि हमें याओ को कैप्टन बना देना चाहिए, पर कोच भी उसे कहते हैं कि याओ को कैप्टन बनाना नहीं चाहिए। हालांकि वो एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही टाइम से खेल भी रहा है, पर फिर भी अभी वो ज़्यादा टाइम तक खेल नहीं पाएगा। 1-2 साल के बाद शायद वो भी रिटायर हो जाए, क्योंकि उसकी भी तो एज हो चुकी है और अभी फांग के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर वही है। उन्हें लगता है कि अगर टीम को आगे बढ़ाना है तो उन्हें कॉन्ग को ही कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग अभी काफ़ी समय तक खेलेगा और इस तरह से धीरे धीरे टीम के साथ में वो मजबूत भी होगा। पर याओ तो कुछ समय के बाद फिर से टीम को छोड़ के चला जाएगा और इस वजह से टीम में फिर से परेशानी होने लगेगी। यहाँ पर कोच के इतने कहने के बावजूद भी मैनेजर इस बात से मान नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर याओ भी आता है और वो इन सारे लोगों की बातों को सुन लेता है। अब हेडक्वार्टर्स में जब सारे लोग एक साथ बैठ के मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोच भी उनके साथ में खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद कोच उनसे कहते हैं कि चलो हम सभी लोग अभी खाना खा कर आते हैं, पर यहाँ याओ बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही सोच रहा था और कैप्टन की पोजीशन के बारे में। इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ देर अभी अकेले रहना है। इसलिए सारे लोग अभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं और याओ इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचता रहता है।
उसके बाद फिर हम कोच, मैनेजर और डायरेक्टर सारे लोगों को मीटिंग करते देखते हैं, जहाँ कि फांग भी होता है। वो सारे लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन को कैप्टन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर सारे लोग तो कह रहे होते हैं, पर मैनेजर बार बार कह रहा होता है कि ये सही नहीं रहेगा, उसे नहीं बनाना चाहिए। पर यहाँ पर डायरेक्टर हाँ बोल देते हैं। डायरेक्टर जिन सारे लोगों से कहते हैं कि वो चांस देना चाहते हैं, और यहाँ पर फांग भी चाहता है, तो वो लोग हाँ कर देते हैं। और यहाँ पे फांग कहता है कि अगर कॉन्ग बन गया कैप्टन तो वो फिर चला जाएगा, जल्दी ही रिटायर भी हो जाएगा और कभी दोबारा इंडस्ट्री में भी नहीं आएगा। इसलिए उन्हें कभी परेशानी भी नहीं होगी कि वो अपना खुद का कंपनी खोले या फिर ऐसा कुछ भी। इसलिए वो लोग टेंशन ना लें। अब इस बात पर वो लोग को मानना ही पड़ता है। तो सारे लोग कॉन्ग के पास में जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर तो थोड़ी देर के बाद उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके चले जाते हैं, पर मैनेजर वहाँ पर ये आकर कहने लगता है कभी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी उन्हें करनी है, ये वो वगैरह वगैरह, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि दिन भर वो लोग अगर इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट पर ही ध्यान देंगे तो अपने गेम पे कब ध्यान देंगे। यहाँ पर सीधे उनके सामने साफ साफ कॉन्ग ये कह देता है कि वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, और उसकी टीम को भी ये चाहिए कि वो सारे लोग अच्छे से खेलें। यहाँ पर फांग को सुन के काफ़ी मज़ा आता है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बाकी के टीम मेंबर्स भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कोच भी वहाँ पर हंस रहे होते हैं, पर मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया। इसलिए वो वहाँ पर गुस्से में से चला जाता है। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं। वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा होता है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे ही कैप्टन बनना चाहिए था। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं, जो कि अपने केबिन में जाके चिल्लाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर पूछता है, जिसपे कि मैनेजर कह रहा होता है कि कौन समझता क्या है खुद को। और मैनेजर ये ठान लेता है कि वो जल्दी ही कॉन्ग को कंपनी से निकलवा कर ही रहेगा, और उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को यहाँ पर रखेगा, और कैप्टन तो उसे कभी भी बनने ही नहीं देगा। यहाँ पर कॉन्ग ने ये बोला था कि अगर वो आने वाले मैच में जीत जाएगा तो फिर ठीक है, वरना वो कैप्टनसी भी छोड़ देगा। और यहाँ पर मैनेजर इसी बात का फ़ायदा उठाने का सोचता है। दूसरी तरफ हम क्यूइंग के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की उसके बॉस उसे बुलाते हैं। तो वो उनके केबिन में जाती है तो देखती है कि वहीं पे जाओ जिन भी बैठी हुई होती है, और वो कुछ शायद उनसे बात कर रही थी। और जैसे ही वो वहाँ पर क्यूइंग को देखती है तो वो काफ़ी स्माइल करती है और चली जाती है। क्यूइंग अब जाकर बॉस से बात करती है, तो बॉस उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और पिछले बार जो कुछ भी हुआ उस वजह से और भी ज़्यादा परेशानी में है उनकी कंपनी। और इसलिए वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्यूइंग 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ बहुत ही बड़ा करे। अगर वो कोई अच्छा सा न्यूज़ ले आती है, कोई सेंसेशनल न्यूज़, जिससे कि वो लोग काफ़ी वायरल हो या फिर कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, तब तो ठीक है, वरना उसके लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वो इनडायरेक्टली उसको ये कह रहे होते हैं कि अगर 1 मंथ के अंदर अंदर उसने कुछ बहुत ही अच्छा नहीं किया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ सुनकर क्यूइंग को थोड़ा बुरा भी लगता है, पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे से कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी, और जल्दी कर लेगी। वहाँ से जब वो बाहर आती है तो हम यान यान को देखते हैं। यान यान ऐसे तो हमेशा क्यूइंग के साथ में रहती थी, पर अभी जब उसे पता चलता है कि शायद उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो वो फिर से जाओजिन के पास चली जाती है। जाओजिन वहाँ पर क्यूइंग को चिढ़ाने के लिए भी आती है कि वो क्या ही कर लेगी 1 मंथ में, और यान यान भी उसकी तरफदारी करती है। यहाँ पर क्यूइंग को समझ में आ जाता है कि यान यान भी अपने पोजीशन को लेकर थोड़ी परेशान है, इस वजह से शायद ऐसा कर रही है। पर ये सब कुछ में ई से बर्दाश्त नहीं होता। ई गुस्से में चली जाती है और ऑफिस में जाके बॉस पे चिल्लाने लगती है। हमेशा तो बॉस ही उसे डांटा करते थे, पर आज वही बॉस को डांटती है। जैसे कि बॉस गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस से ही निकाला जा रहा है, तुम्हें मैं फायर करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि आप क्या फायर करोगे, मैं ही आपको फायर करती हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से चली आती है। अब वो क्यूइंग के साथ में रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ की क्यूइंग और ई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। क्यूइंग उसे कहती है कि तुमने तो जॉब भी छोड़ दी, अब तुम क्या ही करोगी। तो ई कहती है कि मैंने अच्छा किया जो ये जॉब छोड़ दिया, वैसे भी बॉस हमेशा मुझे डांटा ही करते थे। अब मैं कहीं और जाके नौकरी खोजूँगी और भी अच्छे से काम करूँगी। और यहाँ पर वो क्यूइंग को समझाती है कि उसे 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। क्यूइंग बोलती है कि मैं क्या ही करूँ, मेरे पास तो कुछ न्यूज़ भी नहीं है। तभी वहाँ पर वो कहती है कि उसका नेकलेस कॉन्ग नहीं तोड़ा ना, तो कॉन्ग को अभी उसके लिए कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों ना क्यूइंग उससे जाकर पूछे कि वो उसके साथ में एक लाइव मैच खेलेगा। अगर लाइव मैच वो अच्छे से खेल पाती है और इसमें जीत जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होगा। अब वहाँ पे अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो और इनकी न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर स्टार है। ये बात सुनकर वहाँ पर क्यूइंग को भी सही लगता है और वो यही करने का सोचती है। दूसरी तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ के मैनेजर डायरेक्टर और कोच को बता रहा होता है कि कॉन्ग उतना भी ज़्यादा कैप्टन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और उसके जगह पर अगर वो लोग पाई को ले ले तो पाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा। पाई एक बहुत ही अच्छा प्लेयर होता है, और वो लोग उसी के बारे में कह रहे होते हैं, पर कोच मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो शू नाम की एक बहुत ही अच्छी कोच है, उसके अंदर में काम कर रहा है और वो कभी भी इनकी टीम में आना पसंद नहीं करेगा। पर मैनेजर कहता है कि बस डायरेक्टर हाँ कर दे, मैं किसी तरह से उसे मना लूँगा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे बुला सकते हो, हमारी टीम को ज्वाइन करवा सकते हो, तो कोशिश ज़रूर करना। यहाँ पर मैनेजर सोच लेता है कि वो किसी तरह से पाई को लेकर ही आएगा और कॉन्ग को तो निकलवा कर ही रहेगा।
उसके बाद फिर हम क्यूइंग को देखते हैं, जो कि अभी कॉन्ग से मिलने के लिए जाती है, पर वो रेस्टोरेंट के बाहर में उसे देख कर ही वहाँ से जाने लग जाती है। वो सोचती है कि अब वो अंदर कैसे जाए, पूछे या ना पूछे, उसे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बार बार यही खुद ब खुद बोले जा रही होती है और वो अंदर नहीं जा रही होती है, पर कॉन्ग उसे दूर से देख लेता है। इसलिए अब जब फाइनली क्यूइंग डिसाइड करती है कि वो जाकर उससे बात करेगी, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो कॉन्ग वहीं पर खड़ा होता है। उसे देखकर तो वो डर ही जाती है, पर फिर वो पूछती है कि कॉन्ग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कॉन्ग कहता है कि वो बहुत देर से उसे देख रहा था। वो आगे जाती है, कभी पीछे आती है, आखिर चाहिए क्या उसे। तो यहाँ पर अभी क्यूइंग उसे कहती है कि तुमने मेरा नेकलेस तोड़ा तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। अब वहाँ पर कॉन्ग हंसने लगता है, बोलता है अच्छा कितने पैसे देने हैं ये बताओ। पर क्यूइंग मना करती है। वो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तो फिर कॉन्ग उससे पूछ रहा है कि कौन सी हेल्प चाहिए, जिसमें कि वो कहती है कि वो उसके साथ में एक लाइव गेम खेले, और अगर साथ में खेलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इसे पॉपुलर हो जाएगी और अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये उसके लिए। तो यहाँ पर कॉन्ग भी उसे हाँ कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बाइसाइकिल आता है जिससे कि वो टकराने वाली होती है। तो कॉन्ग उसे बचाता है, पर तभी उसे किसी और लड़की की याद आती है, और शायद वो मियाँ होती है। और उसे देखकर तुरंत वहाँ पर कॉन्ग खड़ा हो जाता है और क्यूइंग से कहता है कि मियाँ की तरह कॉपी करना बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। पर क्यूइंग को तो समझ ही नहीं आता कि ये मियाँ आखिर है कौन और क्यों कॉन्ग इस तरह से बात कर रहा था। पर फिर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हम ई को देखते हैं, जो कि अभी सभी जगह पर जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, और एक बहुत ही छोटी सी मैगज़ीन कंपनी में उसको जॉब मिल गया। वहाँ जब वो जाती है तो देखती है कि ये तो बिल्कुल भी किसी कंपनी के जैसा नहीं लग रहा था, और वहाँ पे बॉस भी उसे सीधे कहते हैं कि ज़्यादा उतना कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारी कंपनी कुछ खास चलती तो है नहीं, तुम्हें बस थोड़ा बहुत काम करना होगा और चुपचाप शांति से बैठे रहना होगा, और कुछ भी नहीं है। पहले तो यहाँ पर ई को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे एडवेंचरस चीज़ें करना पसंद था, उसे पता लगाना पता था, अलग अलग न्यूज़ को लाना पसंद था। और यहाँ पे इस तरीके से शांति से चुपचाप बैठ के थोड़े बहुत बस काम करो, पैसे लो, घर जाओ, उसे ये नहीं चाहिए था। और अभी उसे कहीं पे जॉब भी ऑफ़र नहीं हो रहा था, इस वजह से वहाँ पर उसे ये जॉब लेना ही पड़ जाता है। उसके बाद ही क्यूइंग को फ़ोन करती है, जहाँ की क्यूइंग बताती है कि वो मान चुका, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फ़ाइनली अगर वो लोग साथ में लाइव खेलेंगे तो उसके अब कंपनी से निकलना नहीं पड़ेगा। ई भी उसके लिए खुश होती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ फांग को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर कोच से बात कर रहा होता है। कोच उसे बताते हैं कि किस तरह से मैनेजर पाई को लाने वाला है, और वो पक्का है कॉन्ग को अभी कैप्टन की पोजीशन से हटाने के लिए ये करना चाहता है। यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होता है। फांग कहता है कि अब मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन है कि मैं सीधे जाके कॉन्ट्रैक्ट पर ही साइन कर दूँ कि मैं अभी ई स्पोर्ट की दुनिया में, इस इंडस्ट्री में कभी वापस आऊँगा ही नहीं। और उस दिन तो मैं बस बातें कर रहा था, पर अगर मैं उन लोगों को एक लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दे देता हूँ तब वो लोग कॉन्ग को परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर कोच को भी यही सही लगता है। दूसरी तरफ हम क्यूइंग को देखते हैं, जो कि लाइव आती है और अपने सारे व्यूअर्स को बताती है कि कुछ टाइम के बाद में वो अभी एक लाइव मैच करने वाली है किसी बहुत ही बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर के साथ में, इसलिए वो सारे लोग उसके लिए वेट करें। तभी वहाँ पर ई भी उसे बताती है कि कोई और नहीं बल्कि जाओ जिन भी यही सेम अनाउंसमेंट कर रही है। वो भी किसी प्लेयर के साथ में शायद गेम खेलेगी, वो भी लाइव, मतलब पक्का वो उसे चैलेंज ही कर रही है। अब जाओ जिन और क्यूइंग दोनों ही ऑफिस जाते हैं, जहाँ की बॉस काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों के अनाउंसमेंट से बहुत सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अभी यही ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों अच्छे से खेलें, और जो भी इस मैच को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेगा उसके लिए प्रमोशन। और वो क्यूइंग से कहते हैं कि उसे हारना नहीं है ये मैच, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अच्छे से कर ले, क्योंकि वैसे भी जाओ जिनको तो कोई कंपनी से निकालेगा नहीं, पर अगर यहाँ पर क्यूइंग नहीं करेगी तो शायद उसे कंपनी से निकलना पड़े। हालांकि इसे प्रॉफिट तो होगा, पर उतना भी नहीं जितना वो चाहते हैं, इसलिए क्यूइंग उन्हें अश्योर करती है कि वो पक्का ही जीत जाएगी और वो टेंशन ना लें। उसके बाद वो घर आकर कॉन्ग को मैसेज करती है कि वो तैयार है ना, तो कॉन्ग कहता है कि हाँ वो तैयार है। उसके बाद वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स के साथ में अभी गेम के बारे में सोच रहा था। वो सारे लोग एक साथ बैठ के स्ट्रेटजीज़ बना रहे थे कि किस तरह से उन्हें आगे गेम खेलना है। तभी वहाँ पर मैनेजर पहुँच जाता है, जो कि फिर से उन्हें एक शो में जाने के लिए कहता है। यहाँ पर कॉन्ग मना करता है। वो कहता है कि वो किसी भी शो को अटेंड नहीं करेंगे, वो पहले ही बता चुका है, ना ही वो लोग किसी ऐड को करेंगे और ना ही किसी शो को, उन्हें बस गेम पे फोकस करना है, आगे आने वाले गेम पे। यहाँ पे मैनेजर काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से गुस्से गुस्से में ही चला जाता है। अब सारे लोग गेम पे ही फोकस करने वाले थे। तभी वहाँ पर जुआन आता है, जो कि बताता है कि फांग अभी ऑफिस गया हुआ है और ऑफिस में कुछ मीटिंग चल रहा है, पता नहीं शायद वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर कॉन्ग समझ जाता है कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लाइव करके अभी क्यूइंग बैठी हुई होती है। वो बहुत खुश होती है इसके लिए, और वहाँ पर वो वेट कर रही होती है कि कॉन्ग थोड़ी देर के लिए आएगा। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जाओ जिन किसी और के साथ नहीं बल्कि पाई के साथ ही गेम खेल रही थी। पाई और जाओ जिन एक टीम में थे और दूसरी तरफ क्यूइंग और कॉन्ग एक टीम में।
पर वहाँ पर कॉन्ग थोड़ी देर तो उसके साथ में खेलता है, पर फांग की जब उसे खबर मिलती है तो वहाँ से वो चला जाता है और इसी तरह से अकेले ही वहाँ पर क्यूइंग को छोड़ देता है। और क्यूइंग तो उतनी अच्छी प्लेयर भी नहीं होती और पाई और दूसरी तरफ जाओ जिन काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए वो अकेले उनको हरा नहीं पाती और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है और सारे लोग हर जगह पे उसका मजाक ही बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ऑफिस में आने के बाद कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो फांग को मना करता है। वो कहता है कि फांग ऐसा कर भी कैसे सकता है, उसके लिए वो इस चीज़ पर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरीके से साइन कर सकता है। वहाँ पर मैनेजर कहता है कि अभी तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है फांग, इसलिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कॉन्ग, ना कि इतना ज़्यादा बोलना चाहिए। पर कॉन्ग उसे मना करता है, कहता है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से फांग इतनी बड़े सेक्रीफाइस को दे दे और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो मैनेजर कहता है कि अच्छा, तो तुम फिर कैसे खुद को प्रूव करोगे, हम में से कोई नहीं मानता कि तुम कैप्टन के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल रहोगे जितना कि याओ है। तो वहाँ पर कॉन्ग भी गुस्से में कह देता है कि ठीक है, फिर अभी आने वाले मैच में अगर मैं नहीं जीता तो मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा और यहाँ तक कि मैं टीम से भी बाहर हो जाऊँगा। जिसे सुन के वहाँ पे मैनेजर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो यही तो करवाना चाह रहा था। कॉन्ग उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर कॉन्ग वहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मैच ख़त्म होने के बाद में क्यूइंग बहुत ज़्यादा उदास होती है। ई भी वहीं पर होती है। ई बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि चलो अभी अभी मुझे कॉन्ग से बात करना है और वो उसे लेजेंड्स के हेडक्वार्टर पर लेकर जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग और जुआन अभी बाहर में ही होते हैं। जुआन जैसे ही देखता है इन दोनों को तो वो समझ जाता है कि पक्का शायद ये लोग कॉन्ग से बात करने के लिए आए होंगे, क्योंकि ये लोग तो गेम अटेंड ही नहीं कर रहे थे, इस वजह से शायद वो हार गई होगी। इसलिए वो जाता है उन्हें रोकने के लिए, पर वहाँ पर ई तो उसे बहुत पीटने लग जाती है और वहाँ पर वो सीधे क्यूइंग को कहती है कि तुम जाके कॉन्ग को समझाओ। इसलिए क्यूइंग अब कॉन्ग से बात करने के लिए जाती है। वो उसकी चाबी को ही ले लेती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर यहाँ पर कॉन्ग पहले से ही गुस्सा होता है, इसलिए वहाँ पर वो बहुत उसे सुनाता है और जो उसे शायद नहीं भी कहना चाहिए था वो सारी बातें भी वो उसे कहने लग जाता है। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, अपनी शक्ल का यूज़ करके, अपनी बॉडी का यूज़ करके तुम एक करियर बनाना चाहते हो ई स्पोर्ट में। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही तुम्हें टैलेंट है, बस शक्ल अच्छी है, इस वजह से तुम इस तरीके से मेरे पीछे पीछे भाग रही हो। और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अपने बलबूते पर करो ना, ऐसी फालतू की चीज़ें क्यों कर रही हो। और भी उसे न जाने क्या क्या सुनाता है, जिससे कि वहाँ पर क्यूइंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोने लग जाती है, पर कॉन्ग उसे रोता हुआ देखकर और भी ज़्यादा उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यही कर सकते हो, तुम बस रो ही सकते हो और कुछ भी नहीं। और गुस्से में वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद में क्यूइंग को बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते आ रही थी। ई उसे रास्ते में समझाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि दरअसल कॉन्ग ने उसे इतना कुछ बोला। उसे बस ये लग रहा होता है कि वो कॉन्ग से मिली ही नहीं, इस वजह से रो रही है। ई उसे वहाँ पर संभालती है। वो कहती है कि रो मत, अगली बार अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। पर यहाँ पर क्यूइंग बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो घर पे जाकर भी वो बहुत रो रही थी, क्योंकि हर जगह उस पर बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे थे, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उस पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग उसे कुछ कुछ भला बुरा कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ जुआन जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे भी ख़राब लगता है। उसे लगता है कि इस तरीके से उसे नहीं करना चाहिए था और कम से कम कॉन्ग को थोड़ी तो उसके लिए खेल लेना चाहिए था। यहाँ पे कॉन्ग जब आता है तो कहता है कि वो कॉन्ग पे क्यों चिल्ला रहा है। जुआन कहता है कि वो कॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। अब कॉन्ग वापस आकर उसका नंबर भी डिलीट कर देता है। वो कहता है कि उसे क्यूइंग से कुछ भी बात ही नहीं करना, उसके बारे में वो कुछ भी सुनना भी नहीं चाहता। क्यूइंग अपने घर पर होती है और अपनी मॉम की फ़ोटो को देखकर वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है। उसकी मॉम कैसे हमेशा उसके साथ रही और जब भी उसे ऐसा लगता था कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो गिव अप करना चाहती थी, उसकी मॉम हमेशा उसे सपोर्ट करती थी और कहती थी कि उनकी बेटी ज़रूर कर लेगी और इसी वजह से वो अब गिव अप नहीं कर सकती। वो फिर से कोशिश करेगी, वो मेहनत करेगी, इस तरह से अपने करियर को खुद को वो बर्बाद नहीं करेगी और उसे बिल्कुल भी कॉन्ग की बातों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी और उससे खुद को अफेक्ट भी होने नहीं देगी। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि मैनेजर वहाँ पर सारे लोगों को गेम खेलते देख रहा होता है। उसके बाद आगे आने वाले जो मैच थे वो किसी और टीम के साथ में थे। अब मैनेजर का असिस्टेंट उसे कहता है कि जाकर उन्हें इन सारे लोगों को बता देना चाहिए कि वो लोग किसी और टीम के साथ में खेलेंगे, पर मैनेजर मना करता है, कहता है कि मत बताओ, क्योंकि वो तो चाहता था कि कॉन्ग हार जाए और उसे कैप्टन से हटा दिया जाए। इसलिए उन लोगों को बताता भी नहीं कि आगे होने वाला मैच उनका जिस टीम के साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ में नहीं, बल्कि किसी और ही टीम के साथ में है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज कंपटीशन का दिन होता है, जहाँ के जब लेजेंड्स कंपटीशन के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल उनका तो किसी और टीम के साथ ही मैच था और उन्होंने प्रैक्टिस तो किसी और टीम के साथ में ही किया है। यहाँ पर मैनेजर ऐसा शो करता है कि उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं था इसके बारे में। पर यहाँ पर कॉन्ग बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि पहले से उसने दूसरी टीम के बारे में भी देख लिया था, उनके लिए भी स्ट्रेटजी वगैरह बना के रखा हुआ था, इसलिए उसे परेशानी नहीं होती। पर बाकी के सारे लोग वहाँ पर मैनेजर को खूब डराते हैं कि अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग पक्का ही हार जाएंगे। वहाँ पे मैनेजर बहुत खुश हो रहा था अपनी चालाकी पर
तो उसे तो पता ही नहीं था कि ये लोग पहले से ही बाकी सब कुछ भी चेक कर चुके हैं कि अगर किसी और टीम के साथ भी खेलना पड़े तो इन्हें कभी परेशानी ना हो। यहाँ पर मैनेजर बहुत खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ईई को, जिसका कि बॉस आकर उसे बताता है कि दरअसल फांग अभी रिटायर होने वाला है और उसके लिए बहुत बड़ी एक पार्टी थ्रो की गई है एक होटल में, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ई स्पोर्ट के प्लेयर्स आएंगे। तो वो जाके थोड़ा बहुत बस देख ले, हल्का फुल्का न्यूज़ ले आए मैगजीन के लिए। उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, पर ई का तो फिर से यहाँ पे डिटेक्टिव वाला दिमाग चल रहा होता है। वो सोचती है कि वो अंदर जाएगी और सब कुछ पता करके आएगी, और उसके साथ साथ वो क्यूइंग को भी लेकर जाएगी। फिर हम मैच का सीन देखते हैं, जहाँ की सबसे पहले तो पाई की टीम आती है, जो कि शुरुआत में एक ही राउंड में, फर्स्ट ही राउंड में इतना अच्छा खेलती है और इतने ज़्यादा पॉइंट से जीत जाते हैं कि उन्हें हराना तो एकदम नामुमकिन ही लग रहा होता है, और वो जीत भी जाते हैं। अब दूसरी बारी आती है लेजेंड्स की, जिनका कि किसी और टीम के साथ में मैच चल रहा था। यहाँ मैनेजर बहुत खुश होता है, ये लोग तो पक्का ही हारेंगे, पर वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। लेजेंड्स काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और कॉन्ग अपनी टीम को इतने अच्छे से संभाल रहा था, और सारे लोग को दिख रहा था कि वो कितना अच्छा कैप्टन बन सकता है। दूसरी तरफ फांग और डायरेक्टर भी इस मैच को देख रहे थे, जहाँ की फांग उसकी तारीफ़ कर रहा था और वो कह रहा था कि कॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए डायरेक्टर को उसे ही कैप्टन बनाना चाहिए। और ये बात डायरेक्टर को भी सही लग रही होती है। वहाँ पर मैनेजर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि लास्ट में लेजेंड्स जीत जाती है और कॉन्ग बहुत ही खुश होकर उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि मैनेजर ऐसे ऊट पटांग से कुछ ना कुछ चालें ज़रूर चलेगा। और दोनों ही, पाई की टीम और कॉन्ग की टीम, वहाँ पर फाइनल्स में पहुँच जाते हैं, और लास्ट और फाइनल मैच इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में होने वाला था। अब मैच ख़त्म होने के बाद में सारे लोग उसी होटल में पहुँचते हैं, जहाँ के अभी फांग के लिए रिटायरमेंट सेरेमनी दी गई होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। अब वहाँ पर जब क्विंग और ई पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, और उनमें से एक को भी अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा होता है, और वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इसलिए ई किसी तरीके से क्विंग को लेकर पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है। और वहाँ पे जब उसे एक स्टाफ रोकता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो तो यहाँ पर बस मिलने के लिए अपने दोस्तों के साथ आई है, और वो तो ई स्पोर्ट्स वालों की फ्रेंड है, और किसी तरह से वो नाटक वाटक करके अंदर घुस जाती है। और वहाँ पर एक जगह जब दूसरे स्टाफ से पकड़ने वाले होते हैं तो वहाँ पर वो झगड़ा करने लग जाती है, और क्वीन को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है उसके ऊपर में। इसलिए अब दोनों को इतना ज़्यादा झगड़ा करते हुए देखकर वो स्टाफ इनके पास में पूछने के लिए नहीं आता, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों बस यहाँ पर झगड़ा कर रही हैं किसी बात पे, और ये तो इन लोगों का प्लान होता है। इसी तरह से किसी तरह से कैफेटेरिया में भी चले जाते हैं, और वहाँ जाकर इन लोगों का प्लान था कि वो वहाँ से किसी शेफ़ की ड्रेस को चुराएंगे, या फिर किसी वेटर वेट्रेस किसी की भी ड्रेस को चुराएंगे और उसी को पहन के होटल में घुस जाएंगे जहाँ पर ये सेरेमनी चल रहा होता है। और वहाँ पर पहले तो एक शेफ़ उसे पकड़ लेता है, वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर कि वो लोग कहती हैं कि वो लोग वॉशरूम ढूंढ रही थी, और बहुत नाटक कर कर किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी बार फिर वो लोग अंदर जाते हैं, पर फिर से एक शेफ़ उन्हें देख लेता है, पर वहाँ पर वो बस क्यूइंग को ही देखता है, ना कि ई को। इसलिए ई वहाँ पर छिप जाती है, और क्यूइंग जाकर उससे रास्ता पूछने लग जाती है कि कैसे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है करके किसी तरह से उसे बातों में फंसाती है। और तब तक ई ड्रेस लेकर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ड्रेसअप करके एक साथ में किसी शेफ़ की ड्रेस में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग पार्टी में जाकर देख रहे होते हैं, जहाँ की ई स्पोर्ट्स के हर एक बड़े से बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फांग के बहुत पुराने पुराने दोस्त भी आए थे, उसके 4 मेन फ्रेंड, जिनके साथ में कि वो हमेशा खेला करता था। वहाँ पर क्यूइंग तो किसी को भी नहीं पहचान रही होती है, तो ई उसे बताती है कि यहाँ पर कौन कौन है। पहले तो वो फांग के कुछ 4 मरे बड़े जो दोस्त थे, उसके मेन फ्रेंड्स, उनके बारे में बताती है कि फांग और बाकी के 4 लोग हमेशा से बचपन से दोस्त थे और बहुत ही अच्छे ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी रह चुके हैं, जिनमें से कि एक फ़ीमेल प्लेयर भी थी, जो कि अभी कोई और नहीं बल्कि पाई की कोच होती है, शू, जिसके बारे में हमें पहले भी बताया गया था। वहाँ पर शू होती है, जो कि फर्स्ट वहाँ पर ई स्पोर्ट प्लेयर थी, फीमेल प्लेयर, जिसने कि बहुत ही अच्छा खेला था। दूसरा वहाँ पर था गान भी बहुत ही अच्छा प्लेयर था और फांग का काफ़ी करीबी दोस्त होता था। और अभी गान और शू दोनों ही मिलकर एक कंपनी खोले हुए हैं, जिसके अंदर के अभी पाई खेलता है। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि एक और इंसान से मिलाया जाता है, जो कि जिया होता है। जिया कोई और नहीं बल्कि पाई का कज़न होता है। अभी वो एक साइबर कंपनी का मालिक होता है, वहाँ के काम को देखभाल करता है वो, और साथ ही साथ उसके रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। और फिर हमें सुन के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर सुन कहीं भी मौजूद नहीं होता है। हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट में शुरुआत में सुन, जिससे कॉन्ग हमेशा मिलता था, वो भी इनका ही फ्रेंड होता है, और ये 5 लोग बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फिर सारे लोगों को हम देखते हैं जो लोग कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वहाँ मैनेजर तो हर जगह बस पाई को ही ढूंढने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर उसे ऐसा करता देखकर शू समझ जाती है कि पक्का ये पाई को ढूंढ रहा है। वो कहती है कि मैनेजर आप पाई को ढूंढ रहे हो, जिस पे कि वो मना करता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा, वो भला पाई को क्यों ही ढूंढेगा, उसे पाई से क्या ही काम होगा। यहाँ पर पाई नहीं आया होता है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे लोग आए हुए होते हैं।
अब सब कुछ होने के बाद में थोड़ी देर के बाद में लास्ट स्पीच देने के लिए फांग स्टेज पर जाता है, जाके वो सारे लोगों को बताता है कि उसने किस तरीके से अपनी करियर की शुरुआत करी थी और उसके 4 जिगरी दोस्त आज वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक मौजूद नहीं है, सुन के बारे में कहता है और बाकी के 3 यहीं पर हैं। फिर वो बताता है कि सारे लोग एक साथ ब्लेज़र नाम के एक टीम में खेला करते थे और इन्होंने काफ़ी सारे चैम्पियनशिप्स भी जीते और अभी ये चारों के चारों ही रिटायर हो चुके हैं और सारे अपने अपने काम में लग चुके हैं, जहाँ की गान और शू एक साथ एक कंपनी के मालिक हैं, तो दूसरी तरफ सुन और ज़िया दोनों ही अलग अलग साइबर कंपनीज़ के मालिक हैं और रेस्टोरेंट भी ओन करते हैं। वहाँ वो बताता है कि वो आखिरी है और उसे अभी पता नहीं कि आगे क्या करना है। उसने काफ़ी कुछ इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ हासिल किया अपने करियर में, पर अब वो कहीं जाकर आराम से कुछ समय अकेले में बिताना चाहता है और वो वहाँ पर बहुत ही इमोशनल स्पीच दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ई अपना कैमरा लेकर आई हुई होती है। वो कहती है कि उसे ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है और वो छिप के पिक्चर्स लेने लग जाती है और रिकॉर्डिंग करने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन किसी तरह से खड़ी होती है वहीं पर। तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसे पिक्चर लेते हुए कॉन्ग देख लेता है, तो वो जुआन को बेचता है कि कोई शायद पिक्चर ले रहा है, उसे बंद करवाओ। ऐसे जुआन जाता है वहाँ पर, तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ई ही है। वहाँ पर वो दोनों का काफ़ी झगड़ा होता है, वो दोनों भागने लग जाते हैं। वहाँ पर ई तो काफ़ी दौड़ लगा रही होती है और जुआन उसके पीछे पीछे उसे रोक रहा होता है। वो भाग भाग कर उसे परेशान कर देती है, पर वो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। अब लास्ट में वहीं पर जब स्पीच ख़त्म होता है तो कॉन्ग की नज़र क्यूइंग पर भी पड़ जाती है। अब वो क्यूइंग से जाकर पूछता है कि वो भी यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए आई है ना, पहले जैसे उसने वीडियो लीक करा, अभी यहाँ की भी पिक्चर्स वीडियोस वो लीक करेगी। यहाँ पर क्यूइंग कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी करने के लिए नहीं आई थी। हाँ, माना कि वो यहाँ पर चली आई है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कॉन्ग ज़बरदस्ती उसका फ़ोन ले लेता है और चेक करने लगता है, पर उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। वो समझ जाता है कि पक्का शायद इसकी फ्रेंड यहाँ पर आई होगी, इसलिए वो वहाँ पर ई को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ हम ई और जुआन को देखते हैं, जो लोग कि अभी भी झगड़ा कर रहे थे। जुआन उसे कह रहा था कि डिलीट कर दो, पर ई उसे कह रही थी कि अगर तुम पास आओगे तो फिर से पिट जाओगे और किसी तरह से वो जुआन को चकमा देकर भाग जाती। पर तभी वहाँ पर कॉन्ग पहुँच जाता है और कहता है कि चुपचाप डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेचारी ई को ना चाहते हुए भी वो सारे पिक्चर्स, फोटो, सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि फांग जाकर बैठता है, जहाँ के इसके बाकी के फ्रेंड्स भी आते हैं। वो सारे लोग पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। तभी उनमें से एक सुन के बारे में बोलता है कि सुन अभी तक नहीं आया, वो लोग कितने टाइम से उसे मैसेज कर रहे हैं। और ये सुनते ही वहाँ पर शू खड़ी हो जाती है और चली जाती है। शायद सुन और शू के बीच में कुछ था, इस वजह से वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए शू वहाँ से चली जाती है और बाकी के सारे लोग वहीं पे बैठते हैं। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और पुराने दिनों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग जाके शुन से भी मिलेंगे और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।